हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग प्रतिदिन क्विज के अंत में क्वेश्चन पूछते हैं और कल का मेरा क्वेश्चन था कि बताइए पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो माधव गाडगिल समिति। माधव गाडगिल समिति का संबंध किससे था बाबू? तो पश्चिमी घाट के संरक्षण से, पश्चिमी घाट के संरक्षण से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अब हम लोग क्विज को आगे बढ़ाते हैं। जो कल टास्क दिए थे यानी पर्यटन स्थल लुसेंट का, उसको हम पूछेंगे। उसके बाद घटना चक्र के क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो में, सुनिएगा। सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है बाबू? उदयपुर राजस्थान में। रानी की बाड़ी बूंदी राजस्थान में, यानी रानी की बाड़ी जो है बूंदी राजस्थान में है। छत्र महल कहाँ है? बूंदी फोर्ट राजस्थान में। बहुत बढ़िया। जूनागढ़ किला बीकानेर राजस्थान में, यानी जूनागढ़ का किला बीकानेर राजस्थान में है। शेरगढ़ का किला राजस्थान में ही है। हाँ, शेरगढ़ का किला धौलपुर राजस्थान में है। ठीक है। अनिरुद्ध महल का किला बूंदी फोर्ट राजस्थान में। ठीक। जंतर मंतर बाबू? जयपुर राजस्थान में। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में। इसका निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने किया था। नाहरगढ़ फोर्ट कहाँ है बाबू? जयपुर राजस्थान में। जगमोहन महल कोटा राजस्थान। भरतपुर का किला कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में। सुख निवास कहाँ है? बूंदी राजस्थान में। उम्मेद भवन कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में। आराम बाग कहाँ है? आराम बाग आगरा में है। आ से आराम बाग, आ से आगरा। आगरा में ही क्या चीज़ है? तो चमड़ा के लिए नहीं, चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आगरा में ही चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। आगरा किस लिए? चमड़े से निर्मित वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है आगरा। ठीक है। आगरा में ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। आगरे के किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब। आगरे के किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। ठीक है। भरतपुर का किला का निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरजमल सिंह। भरतपुर का किला कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली है। हाजी बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। शालीमार बाग कहाँ है बाबू? जम्मू कश्मीर में। शालीमार बाग जम्मू कश्मीर में। बोलिए। ठीक है। सेंट जॉर्ज का किला कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु। हाँ, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है बाबू? हाँ, अगर शेरशाह का मकबरा सासाराम। और शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। नहीं, अच्छा। पुराना किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में। पुराना किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। पुराना किला का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। सती बुर्ज कहाँ स्थित है? मथुरा उत्तर प्रदेश में। अच्छा। जहांगीर महल कहाँ स्थित है बाबू? जहांगीर महल आगरा फोर्ट में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ठीक है। अकबर का किला कहाँ स्थित है? अकबर का किला भागलपुर। अकबर का किला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अकबर का किला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। चश्मा शाही मस्जिद कहाँ स्थित है बाबू? जम्मू कश्मीर में। बहुत सुंदर, बहुत बेमिसाल आंसर। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, बताइए ताजमहल कहाँ स्थित है बाबू? आगरा उत्तर प्रदेश में। इसका निर्माण शाहजहां ने किसके याद में बनवाए थे? शाहजहां। मुमताज महल। बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवा दिए। बेगम मुमताज के याद में ताजमहल बनवा दिए। ताजमहल बनने में कितना समय लगा था?
अभी हमको नहीं मालूम है। 20 वर्ष। कितना? 20 वर्ष। 20 वर्ष। ताजमहल बनने में लगभग 20 वर्ष लगा था दोस्त। 1632 में ताजमहल का कार्यक्रम शुरू हुआ और 1648 में बनकर तैयार हुआ। नहीं, आज 1638 में लाल किला का निर्माण करना शुरू हुआ और 1648 में बनकर तैयार हुआ। यानी आगरा के ताजमहल, हेलो बाबू, 16 साल में पूरा हुआ है ना? नहीं, 1638 से लेकर और 1648 तक कितना हुआ? 20 साल। 32 से शुरू हुआ। वो नहीं, इसको बता रहा हूँ, लाल किला को। लाल किला 1638 में बनना शुरू हुआ, 1648 में बनकर तैयार हुआ। जबकि लाल किला की बात करें तो 1632 में बनना शुरू हुआ और 1648 में बनकर तैयार हुआ। लगभग 20 वर्ष इसका होता है। माने ईंटा थोड़ा सा तो गिरा होगा पहले, नहीं तो ये सब लेके 20 वर्ष। अब 20 लाख उस समय लगा था इसको बनवाने के लिए। बेगम मुमताज के याद में ताजमहल बनवा दिए। नहीं, जी, आप क्या बनवाइएगा? हम बनवाएंगे पाल महल। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आइए दोस्त सुनिएगा। चीनी का रोजा कहाँ स्थित है? आगरा उत्तर प्रदेश में चीनी का रोजा शाहजहां ने बनवाया था। शीश महल आगरा उत्तर प्रदेश में ही। दीवाने खास आगरा उत्तर प्रदेश में है, शाहजहां ने ही इसका निर्माण करवाया था। हाई कोर्ट कहाँ स्थित है बाबू? हाई कोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में ब्रिटिश सरकार द्वारा हाई कोर्ट का निर्माण किया गया था। ठीक है, अच्छा जी। बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बहुत सुंदर। और टीपू का महल कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु कर्नाटक में। टीपू सुल्तान कौन था? मैसूर का शासक। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। इसके झंडा पर शेर का प्रतीक रहता था। नहीं, अच्छा सर, इसके पिता का नाम? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1769 से 72। 1769 से बताइए 75 नहीं 1774 1769 से 74 और 1780 से 84 दूसरा 80 से 84 जिसमें 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान के पिता जो थे ना, कौन? हैदर अली, इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की विजय हुई थी। किसके? हैदर अली विजित हुए थे, एक चीज़ याद रखना। दूसरा में हैदर अली की डेथ हो गई। उसके बाद में टीपू सुल्तान जो था वहाँ उनके बाद मोर्चा संभाला। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को लिटिल कारपोल के नाम से जाना जाता है। नहीं, अच्छा जी। और देखिए, टीपू सुल्तान जब संभाल लिया कमान तो इसने 1782 ईस्वी में इसके पिता हैदर अली की डेथ हो गई थी, तो 1784 तक चला द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 80 से 84 और तृतीय 90 से 92, 1790 से 92 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान पूर्णतः मारा गया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। और तभी क्या हो गया कि वहाँ पर कौन सा वंश स्टार्ट हो गया? मंडी कौन सा वंश है उसके बाद में? एक मिनट, ठीक है। चलिए दोस्त, तो टीपू सुल्तान के बाद कौन शासन किया? तो ओडियार वंश। कौन से वंश बाबू? यानी मैसूर जो शासक था ना, मैसूर जो शासक टीपू सुल्तान था, उसके बाद में ओडियार वंश मैसूर का शासन चलाने लगा, संभालने लगा। चलिए देखिएगा, अब घटना चक्र के हम बढ़ते हैं साइंस की तरफ। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जिसके जमाव से होता है वह होता है यूरिक अम्ल। यानी शरीर के अगर जोड़ में गठिया रोग तभी होगा, यानी शरीर में गठिया रोग तभी होगा जब यूरिक एसिड का निर्माण होगा, यूरिक एसिड का निर्माण होगा। ठीक है। अर्थराइटिस कहते हैं गठिया रोग को, क्या कहते हैं? अर्थराइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थराइटिस। तो पूछेगा कि अर्थराइटिस रोग का कारण क्या है? तो यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाना। यानी गठिया रोग में जोड़ जोड़ पर दर्द होने लगेगा, और उसका दर्द होने का क्या कारण है सर? तो यूरिक एसिड जोड़ पर क्या होता है? स्टोर होने लगता है।
अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगा तो आपको गठिया की बीमारी पकड़ेगा। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण नहीं हो सकता है तो धान की भूसी की तेल मिलावट। सुनिएगा ध्यान से, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण नहीं है तो धान की भूसी की तेल मिलावट। यानी ड्रॉप्सी में धान की भूसी का तेल मिलावट नहीं होता है, ना तो धान की भूसी से भी तेल बनता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, यह एकल कोशिकीय के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसी निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। वह कौन सा बीमारी है बाबू? तो कैंसर। कौन है? कैंसर। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जो ब्लड कैंसर होता है उसको क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। नहीं, एंथोफोबिया डर है तो पुष्पों का। अगर फूल से आपको डर लग रहा है तो उसको एंथोफोबिया डर है। एंथोफोबिया कैसा डर है बाबू? तो पौधों से, किससे? सॉरी, पुष्पों से। पुष्पों से डर को क्या कहेंगे? एंथोफोबिया। वातोत्माद यानी हिस्टीरिया रोग सामान्यतः जिस वर्ग में होता है वह है जवान महिलाएं। जवान महिलाएं में हिस्टीरिया रोग होता है। सिलिकोसिस एक है तो फेफड़े संबंधी बीमारी। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़े संबंधी बीमारी है। सिलिकोसिस एक फेफड़े से संबंधित बीमारी है। सही सुमेलन का प्रकार क्या है? तो देखिए, एनीमिया, लौह रक्त की कमी, यानी रक्त में लोहे की कमी को एनीमिया कहेंगे। क्या कहेंगे? एनीमिया। अगर लोहे की मात्रा बढ़ जाएगा तो क्या कहेंगे? लौहमयता। लौह। गला घोटू यानी ग्वाइटर रोग, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी। इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रतौंधी को इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहेंगे। विटामिन बी की कमी से विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अब बेरी रोग का एक और वजह है, अगर खूब पॉलिश किया हुआ चावल खाइएगा ना तब विटामिन बी यानी उससे भी बेरी बीमारी होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो खूब पॉलिश्ड चावल भी नहीं खाना चाहिए या। ठीक है। तत्व जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है वह है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन के बाबू अगर कहेगा कि आयोडीन का किसने खोज किया था तो कोर्टोइस ने। किसने? कोर्टोइस ने। आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 53। आयोडीन का परमाणु संख्या 53 होता है। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती हैं जो पीड़ित होते हैं घेंघा से। यानी कहने का मतलब बाबू कि आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती हैं जो पीड़ित होते हैं घेंघा से। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। आ गया बात है कि पॉलिश किया हुआ चावल अगर खाइएगा तो उससे क्या होगा? बेरी बीमारी होगा। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मस्तिष्क का MRI होता है। अगर मस्तिष्क में कोई गड़बड़ाया ना तो उसका जांच जो होगा MRI होता है। ऐसे ध के लगा के यहाँ तार जैसा होता है और सब पूरा दिमाग में फिट कर देगा। ठीक है, तो वहीं होता है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। BMD परीक्षण किया जाता है किस चीज़ को पहचानने के लिए? BMD परीक्षण कई बार पेपर में पूछा है तो ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए BMD परीक्षण किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए BMD परीक्षण किया जाता है। BMD परीक्षण किया जाता है तो अस्थिर अंधरता हेतु। अस्थि माने क्या होता है? हड्डी। अस्थिर अंधरता हेतु BMD परीक्षण किया जाता है। BMD का पूर्ण नाम क्या है बाबू? तो बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, हड्डी में कितना खनिज पदार्थ है
और उसका कितना अमाउंट है, डेंसिटी क्या है, तो इसका चेक करने के लिए क्या किया जाता है, BMD परीक्षण किया जाता है। B से बोन, M से मिनरल और D से डेंसिटी। डेंसिटी। ठीक है। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन लाभदायक होता है किस चीज़ में बाबू, तो मधुमेह के प्रबंधन के लिए। यानी रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन लाभदायक होता है तो मधुमेह रोग को प्रबंधन करने में, यानी मधुमेह रोग के जांच के लिए। अब मधुमेह रोग यानी इसको कहते हैं शुगर, क्या कहते हैं, शुगर रोग किसके चलते होता है बाबू, इंसुलिन की कमी से। तो इंसुलिन की कमी से के चलते है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो पैंक्रियाज से। और पैंक्रियाज कहने के मतलब कि आग्नाशय की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। आग्नाशय कैसी ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कह देगा तो यकृत। अब मानव शरीर के सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है, तो तंत्रिका तंत्र। कौन हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र की ग्रंथि। ठीक है। सबसे लंबी कौन सी ग्रंथि है, तो तंत्रिका तंत्र की ग्रंथि। सबसे बड़ी कह देगा तो लीवर, यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी कह देगा तो अग्नाशय। इसको इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि जब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है बुलिमिया से। क्या चीज़, बुलिमिया से। यानी कहने का मतलब है बाबू कि सुनिएगा ध्यान से, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित होता है किससे, तो बुलिमिया से। किससे, बुलिमिया से। ठीक है। अगर बुलिमिया से कोई व्यक्ति पीड़ित है ना, तो उसे क्या, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित होता है बुलिमिया से। यानी बुलिमिया से जो व्यक्ति पीड़ित होगा ना, वह पता नहीं चलेगा कि हम कितना खा रहे हैं, कितना पेट भरा कि नहीं, हमारा पेट के अंदाजे नहीं पता चलेगा, रेल ले जाएगा। तो बुलिमिया से प्रभावित व्यक्ति का पहचान है, कुछ दो खा जाएगा, मतलब कि बुलिमिया है उसको। क्या है, बुलिमिया है। उसका पेटे नहीं भरेगा, पेटे नहीं भरेगा, अंदाजे नहीं उसका चलेगा कि हम अब बस करें, नहीं खाएं। समझ में आ गया। शरीर में वह स्थिति जिससे कैंसर कहते हैं, क्या होता है बाबू, तो सेलों में यानी कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। इसमें श्वास सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु हो जाता है। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी, यानी ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में अधिक विद्यमान होने के कारण होती है। तो क्या चीज़ बाबू, तो नाइट्रेट के अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नाइट्रेट के अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन, मिथेमोग्लोबिन और लेड और नाइट्रेट में से जिसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, वह होता है मिथेमोग्लोबिन। रक्त जिसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, वह मिथेमोग्लोबिन। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर किसको कहा जाता है, गोल्डन आवर जल्दी बताइए, किसको कहा जाता है, हृदय घात को। यानी हार्ट अटैक आएगा ना, उसको गोल्डन आवर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन आवर। समझ में आ गया ना दोस्त दुख और ना सुख, तप दे हार्ट अटैक आएगा, मारेगा, तनी मन छटपटाएगा, बाकी खत्म, कोई दिक्कत है। तो चिकित्सा भाषा में गोल्डन आवर किसको कहते हैं, हार्ट अटैक को गोल्डन आवर कहा जाता है। कोई डाउट। चलिए दोस्त, आज हम आपको बढ़ाते हैं थोड़ी सी भूगोल की ओर। चलिए दोस्तों, अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है बाबू, उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जाति लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। वह राज्य जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रहती है, वह कौन है, तो पंजाब। यानी पंजाब ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित जाति के एक भी लोग निवास नहीं करते हैं। कहाँ पर,
पंजाब में। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। यानी सबसे अधिक जनजातीय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? साक्षरता वाला जिला कौन है बाबू? तो सरचिप मिजोरम में। सरचिप है मिजोरम में। वहाँ की जो साक्षरता दर है ना बाबू 97.91% है। 97.91% है। यानी जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला मिजोरम के सरचिप जिला है। वहाँ के साक्षरता दर 97.91% है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है तो 7 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या से। यानी भारत में प्रभावित साक्षरता दर, यानी भारत में अगर कहेगा कि साक्षरता दर किस उम्र से काउंट की जाती है बाबू? तो 7 वर्ष से उम्र के ऊपर जो व्यक्ति होगा ना उसी का साक्षरता में काउंट किया जाता है। बिलो 7 ईयर को साक्षरता में काउंट नहीं किया जाता है। बात को समझ में आ रहा है ना? यह पेपर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, घटना चक्र के ये सब है। सुनिएगा ध्यान से। जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है। तो देखिए बिहार के सबसे कम साक्षरता दर है 61.8, बिहार के 61.8 है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के 65.4 है, राजस्थान के 66.1 है, 66.4 है झारखंड के। ये जो है ना 4 राज्य बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान है, ये सब के साक्षरता दर का अवरोही क्रम है। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ के है? तो बिहार के। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर है तो 20.2%। यानी जो यूपी के है 2001 से 2011 के बीच के जो 10 की वृद्धि जनगणना जो है ना, यानी जनसंख्या में कितना 10 की वृद्धि हुई है बाबू? तो 20.2%। 20.2%। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि 2001 में यूपी की जनसंख्या 100 था, तो 2011 में जब जनगणना हुआ तो उस समय उसका 120.2 हो गया। समझ में आ गया? यानी 20.2% की क्या हुआ? वृद्धि हुआ। बात समझ में आ गया ना? ये होता है 10 की वृद्धि। 10 की माने 10 साल में वृद्धि। ठीक। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल है तो 16.3% का। ध्यान से सुनिएगा। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2011 के जो जनगणना हुआ था ना, तो उसके आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल कितना है? तो 16.3%। 16.3%। दोनों में अंतर है। पुरुष और महिला के साक्षरता दर में 16.3% का अंतर है बाबू। इसी तरीके से पूछता है कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच का अंतर कितने वर्ष का है? 135 वर्ष। कितने वर्ष का? 135 वर्ष का। आइए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का वह प्रतिशत जो उत्तर प्रदेश में रहता है लगभग 17%। यानी कुल जनसंख्या का 17% में कुल जनसंख्या का 17% जनसंख्या जो है वह केवल उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता दर है तो 64.6% महिला के साक्षरता दर है, याद रखना। यानी 2011 के आंकड़ों के अनुसार बाबू महिला के साक्षरता दर भारत में कितना है? तो 64.6%। अब भारत में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है केरल में 93%। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता दर कौन से राज्य में है? तो केरल में 93 यानी 93%। अच्छा, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार केरल, मणिपुर, तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश में राज्यों की साक्षरता का प्रतिशत है। तो देखिए सबसे अधिक बात करें तो केरल में 94% है। केरल की जनगणना जो हुआ है तो उसका साक्षरता दर कितना है बाबू? 94%। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है 82.8% पर। यानी केरल के बाद पूछेगा कि दूसरा साक्षर राज्य कौन है तो कौन होगा?
हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक में। तीसरा पर तमिलनाडु है। हिमाचल प्रदेश का 82.8 है या तमिलनाडु का 80.1% है। वर्ष 2000 पूर्वोत्तर में कहेगा ना तो मणिपुर, कौन हो जाएगा? मणिपुर, उसका 79.2 है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार राज्यों में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है। किस राज्य के? तो बिहार के। यानी बिहार के पुरुष और स्त्री का जो साक्षरता दर है ना पूरे भारत से में कम है। यानी कितना है बाबू यहाँ साक्षरता दर? तो 51.5%। 51 समझ में आ गया क्या? संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार उच्चतम है तो लक्षद्वीप। ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो संघ शासित यानी केंद्र शासित जो राज्य है ना 8 गो, इन 8 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप में। कहाँ पर? लक्षद्वीप में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है? लक्षद्वीप में। ऐसे पूछेगा कि ओवरऑल में कौन है सबसे साक्षर? तो दिल्ली। सबसे साक्षर दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछेगा कि सबसे अधिक साक्षर लोग कहाँ के हैं तो लोग में महिला पुरुष दोनों आ जाएगा। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली। और सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला कहेगा ना तब होगा लक्षद्वीप। कौन होगा? हाँ, सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सुनिएगा, राज्य जिनमें 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम है वे हैं क्रमशः। तो देखिए, केरल के महिला साक्षरता दर सबसे उच्चतम है जबकि बिहार के महिला साक्षरता दर सबसे कम है। अब बिहार में स्त्री की साक्षरता दर कितना है? 51.5%। 51.5%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर कितना है बाबू? तो भारत के सकल प्रजनन दर 2.4% है। भारत के सकल प्रजनन दर कितना है? 2.4% है। कोई डाउट? अच्छा, शून्य जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जनन स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़ों के लिए अनुमानित किया गया है तो 2.1%। यानी शून्य जनसंख्या वृद्धि दर की प्राप्ति हेतु, शून्य जनसंख्या वृद्धि दर की प्राप्ति हेतु करे कि प्रतिस्थापन जनन स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए अनुमानित किया गया है तो 2.1%। ठीक है, चलिए दोस्त, यहीं पर हम क्विज को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम जैसा कि रोज़ क्विज के अंत में क्वेश्चन पूछते हैं तो आज भी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए, जो रैयतवाड़ी था, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया था ना भारत में अंग्रेज, तो बताइए वह भारत के कितने % हिस्सों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी? कितने % हिस्सों पर रैयतवाड़ी की व्यवस्था लागू की गई थी? आपको अगर इसका आंसर आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई कीजिएगा, नहीं तो हम अगले दिन ज़रूर बताएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, भारत माता की जय।